चलो भैया देखो, तो यह है उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 और हम बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर जनवरी से नवंबर तक करंट अफेयर्स रहेगा ये, नवंबर तक। और ये उत्तराखंड का स्पेशल, उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स होगा, संपूर्ण करंट अफेयर्स होगा उत्तराखंड का। जनवरी से नवंबर 2024 तक संपूर्ण करंट अफेयर्स होगा ये उत्तराखंड का। कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, एक है पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, उसे कहते हैं पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। तो जो पवलगढ़ है, पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र, इसी को कहते हैं पवलगढ़ कंजर्वेशन ठीक है रिजर्व। तो इसका नया नाम हो गया है, इसका जो है वो नया नाम हो चुका है अब। तो इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें आप पहले नोट करिए। नोट ये करना है कि ये जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये किस जिले में है, बोलो। तो जो आरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में आता है, ये नैनीताल। अच्छा, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी पवलगढ़ की? इसकी स्थापना हुई थी भैया दिसंबर 2012 में। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 58.25 वर्ग किलोमीटर। तो पवलगढ़ आरक्षित क्षेत्र, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल में है, 2012 में बना था। अब इसका ना करंट में ये है कि अभी 2024 में इसका नाम बदला गया है। तो अब ये पूछेंगे कि बताओ पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम क्या हो गया है, ठीक है। तो इसका नया नाम क्या हो गया है? अब पवलगढ़ के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसका नया नाम क्या हो चुका है? तो इसका नया नाम हो चुका भैया, हाँ, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये तुम्हारे लिए करंट में ये बात इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो ये भी पूछ सकता है कि सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? नैनीताल में है। इसका पुराना नाम क्या था? पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। कब बना था ये? 2012 में। और अब नया नाम क्या हो गया है? सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए, एक है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। एक उत्तराखंड की सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि ये योजना किस राज्य ने चलाई है, तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, पहला सवाल यही है कि ये योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो ये योजना चलाई है उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, ये जो योजना है, वैसे इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये योजना शुरू हुई थी मई 2023 में। मई 2023 में। देखिए, मई 2023 में इस योजना की घोषणा की गई, लेकिन जिन बच्चों को छात्रवृत्ति मिली वो मिली 24 में। पहले योजना बनाई सरकार ने मई 2023 में, लेकिन उस योजना में जो छात्र शामिल हुए उनको छात्रवृत्ति कब दी गई? 2024 में। इसलिए ये 24 में भी योजना करंट में रही थी। ठीक है। इस योजना में देखो, उच्च शिक्षा, इसका मतलब ये है उच्च शिक्षा के लिए योजना है। उच्च शिक्षा के लिए ये योजना है। तो उच्च शिक्षा जो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा है, तो इसमें कौन कौन से छात्र शामिल होंगे? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में किन छात्रों को शामिल किया जाएगा? जो स्नातक और स्नातकोत्तर में एडमिशन लेंगे, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो देखो भैया, यह योजना स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है। इसका मतलब इंटर के बाद इसमें ये बताया गया है, जैसे किसी बच्चे का एडमिशन जो है जब स्नातकोत्तर में होगा या स्नातक में होगा और उसके न्यूनतम 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं, मतलब और उसका स्थान कॉलेज में पहला या दूसरा या तीसरा है, तो सरकार उसको मासिक छात्रवृत्ति देगी। मासिक का मतलब महीने की। अगर फर्स्ट क्लास हैं आप और पहला स्थान आपको मिला है, एक तो आपके नंबर 80% से ज़्यादा हों, दूसरे नंबर के बाद आपने पहली पोजीशन हासिल करी हो, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? आपको 3000 रुपये महीने की देगी। और अगर दूसरे स्थान पर आप रहे हैं तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे, और तीसरे स्थान पर हैं तो आपको 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति महीने मिलेगी। प्रति महीने की है। ठीक है। तो इस योजना में प्रावधान क्या है भैया, ये बात भी नोट कर लेंगे। तो इसमें न्यूनतम, इस योजना में क्या होगा बेटा, इसमें न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय
व तृतीय स्थान पर 3000, 2000, 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति दी जाएगी। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ लेंगे कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र को प्रति महीना कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? तो कितनी मिलेगी बताओ। और अगर कोई दूसरे स्थान पर रहा है तो, और अगर कोई तीसरे स्थान पर है तो 1500 रुपये। ये महीने की है या वार्षिक है? महीने की छात्रवृत्ति मिलेगी, ताकि उच्च शिक्षा जब वो हासिल करे तो उसको प्रोत्साहित किया जाए, या उसको कहते हैं कि आर्थिक सहारा भी मिले। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गए। पबलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नया नाम सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? नैनीताल में। बना कब था ये? 2012 में। लगभग 58 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना किस राज्य सरकार ने चलाई? उत्तराखंड ने चलाई है। और कितने, मतलब किन किन बच्चों को या छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा? पहली बात तो वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उन क्षेत्रों में। ठीक है, और पहला स्थान हासिल करा है 3000, दूसरे स्थान पर और तीसरे पर 1500 रुपये। चलिए एक और सवाल है, कह रहे हैं सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बाघ घनत्व, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य। देखो, अगर मैं तुमसे ये सवाल ऐसा पूछता कि बताओ सबसे ज़्यादा बाघ मतलब टाइगर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा टाइगर का नहीं है, बल्कि टाइगर की डेंसिटी का है। टाइगर की डेंसिटी का है। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो राज्य छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन उसके क्षेत्रफल के मुकाबले टाइगर ज़्यादा है। जैसे मान लो इस कमरे में 20 बच्चे बैठे हैं, और इस कमरे का क्षेत्रफल तो निश्चित है ना। अगर इसमें 20 बच्चे और आ जा तो छात्रों का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और 5 चले जाएं तो और सीधे हो जाएंगे। तो अगर सवाल ये पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा आपका मध्य प्रदेश। और अगर सवाल आता है कि सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राज्य का है, ठीक है, तो फिर आंसर आपका आएगा उत्तराखंड। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य कौन सा? हमारा उत्तराखंड। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, कभी कभी सवाल ये भी आ सकता है कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कुल कितने बाघ हैं? उत्तराखंड में कुल बाघ, टाइगर्स की संख्या कितनी है? यूके में कुल बाघ कितने हैं? उत्तराखंड में कितने टाइगर हैं? बोलो। 563 कितने हैं? तो 560। यूपी में कितने बाघ, उत्तराखंड में कितने बाघ आते हैं? तो अभी सवाल बता सकते हैं भैया? पहला सवाल ये है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है?
मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि देखिए, सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान मिला। सविता कंसबाल, सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान, तेंजिंग नोरगे सम्मान। अब देखो, ये जो सवाल है ना बेटा, वो परमानेंट उत्तराखंड का है, नहीं है? तो अब ये सवाल ना आ सकता है आपके लिए। अच्छा, इस सवाल में सविता कंसबाल के बारे में मालूम कर सकते हैं आपसे कुछ बात है। जैसे वो पूछेंगे कि सविता कंसबाल जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी, तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो सविता कंसबाल जो है वो कहाँ की रहने वाली थी, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है या जिला है उनका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले की वो रहने वाली सविता कंसबाल। ठीक है, एक गांव पड़ता है लोथरू, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक गांव है, कौन सा? लोथरू गांव की वो रहने वाली थी। अच्छा, ये भी पूछेंगे कि सविता कंसबाल का संबंध किस कला से था। कला मतलब किस क्षेत्र में वो नाम पॉपुलर रहा, तो वह है पर्वतारोहण। और पर्वतारोहण तो आप सब जानते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करना। ठीक है, पर्वतों पर चढ़ाई करना। इनके बारे में जो रिकॉर्ड बना वो ये बना कि 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतेह करने वाली ये भारत की पहली महिला। 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट मकालू को इन्होंने फतेह करा था। ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है, तो इनके नाम जो रिकॉर्ड बना वो क्या रिकॉर्ड बना, देखिए। हाँ, ये 16 दिनों में, ये 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी या महिला थी। ठीक है, सन 2022 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सविता कंसबाल जो हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है वो डेथ हुई है इनकी 2022 में। आपको डेथ तो नहीं पूछेगा कब हुई थी, कारण क्या था। शेर का डांडा तो नैनीताल में है ना, वो है द्रौपदी का डांडा। ठीक है, तो द्रौपदी का डांडा चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आकर
आकर इनकी मृत्यु हुई। तो द्रौपदी का जो डांडा है वो उत्तरकाशी में है। ये उस पर्वत पर क्या कर रही थी, चढ़ रही थी, हिमस्खलन हुआ और उसमें ये दब गई और फिर इनकी डेथ हो गई। मात्र इनकी उम्र जो थी 25 साल थी। 25 साल की उम्र में ये कीर्तिमान उन्होंने अपना बनाया था। तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि सविता कंसबाल को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उनकी जगह उनके पिता ने वो सम्मान लिया था। सविता कंसबाल के पिता ने वो सम्मान लिया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मरणोपरांत उनको कौन सा सम्मान मिला, तो ये सम्मान भी याद रखना भैया। क्या नाम है इसका? तेंजिंग नोरगे सम्मान। अच्छा, तेंजिंग नोरगे सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्वतारोहण। पर्वतारोहियों को तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया जाता है। एक सवाल तो ये पूछा जाएगा कि सविता कंसबाल जो हैं उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से था? उत्तरकाशी। ये भी सवाल पूछा जाता है, ये जा सकता है आपसे कि 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को किसने फतह किया, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी, सविता कंसबाल ने। ठीक है, उनकी डेथ कैसा हुई? द्रौपदी का डांडा चोटी है कहाँ? उत्तरकाशी में। उस पर चढ़ते समय जब हिमस्खलन हुआ तो ये वहाँ दब गई और उनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, पूरा स्टेप समझ में आ गया? क्वेश्चन बना लोगे? क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक स्टेप से अगर मैं एक क्वेश्चन बना भी दूं तो बाकी सवाल भी तो आपको बनाने होंगे। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और जानकारी भी ऐसी है कि एक आध बार आपने पढ़ ली, सुन भी ली तो भी समझ लो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। चलो भाई, ये भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? भारत की, अब देखो चूंकि भारत में पहली है तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और आपको पता है कि भारत में पहली है तो उत्तराखंड में भी पहली होगी, है ना। तो भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा इसको शॉर्टकट में हम लोग HEMS कह देते हैं। HEMS, H से हेलीकॉप्टर, E से इमरजेंसी, M से मेडिकल, ठीक है, और S से सर्विस। तो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ठीक है। इसको कहाँ से शुरू किया गया है? अभी 2024 में इसको शुरू कहाँ से किया गया भैया? तो इसको शुरू किया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इसी को हम कहते हैं एम्स। क्या कहते हैं इसी को? एम्स कहते हैं, AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये पूरा नाम है। ऋषिकेश में एम्स कब बना था?
2012 में। तो ये जो स्कीम है ना, ये चिकित्सा सेवा है, कहाँ से शुरू हुई है? शहर पूछेंगे तो ऋषिकेश से। ठीक है, कभी कभी ना वो कुछ इस तरीके के नाम बना देते हैं कि उत्तराखंड में यह भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुई, है ना। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोलीग्रांट, है ना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, ऐसे नाम दे देगा वो। तो कहाँ से शुरू हुई है? ऋषिकेश से। ऋषिकेश में एम्स जो बना था सन 2012 में। चलिए, मामला क्या है देखिए, इसका दायरा कितना है? दायरा जानते हैं, ये हेलीकॉप्टर सेवा कितनी रेंज में काम करेगी? 150 किलोमीटर की रेंज में, 150 किलोमीटर की रेंज में काम करेगी। इसे और क्या कहा जाता है? तो भैया इसे संजीवनी प्रोजेक्ट संजीवनी भी कहा जाता है। इसे प्रोजेक्ट संजीवनी भी कहते हैं, या यूं कहो कि संजीवनी परियोजना के अंतर्गत, संजीवनी परियोजना के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। ये मामला कुछ नहीं है, दो बातों पर सिमट जाएगा पूरा सवाल। पहला सवाल तो ये है कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस शहर से शुरू हुई? ऋषिकेश से। किस मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई? एम्स से। ठीक है, अब इसमें मामला क्या है? देखो, मामला कुछ नहीं है, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट संजीवनी। अभी मामला क्या है मैं आपको बताऊं। मामला यह है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो हम जो ना मतलब एम्बुलेंस को बुलाते हैं, नहीं बुलाते? लेकिन एम्बुलेंस को बुलाना अलग बात है और एरोप्लेन की सुविधा करना ये अलग बात है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि एक व्यक्ति है जो बीमार है, तुमने एक नाम सुना होगा जैसे गोल्डन 1 आवर, गोल्डन 1 आवर। इसका मतलब वो जो 1 घंटे का समय है, हार्ट अटैक में नहीं आता, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जैसे हार्ट अटैक हो गया और गंभीर बीमारी हो गई, समय बहुत मायने रखता, नहीं रखता? ऐसे में पेशेंट को जो है रेफर करना पड़ेगा। तो अगर बाई हेलीकॉप्टर रेफर करोगे, ये सेवाएं अगर होंगी हेलीकॉप्टर से रेफर करोगे, तो उसके जीवन बच सकता है, नहीं बच सकता? तो इसमें ऐसे ही होगा। क्या सिस्टम है इसमें? कोई व्यक्ति बीमार है, 150 किलोमीटर के दायरे में, मान लो उसे भेजना हो दूसरे अस्पताल में, तुरंत रेफर करना हो, भेजना हो, तो इस हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। ठीक है, प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत इसको ऋषिकेश से शुरू किया गया है, भारत में पहली बार। ठीक है, चलिए भाई, ये नाम तो आपने सुना होगा और ये याद भी होगा सबको, चूंकि अभी 2024 में ऐसा हुआ भी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, फिलहाल तो नैनीताल में ही है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो नैनीताल में है, वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो पहली बार महिला बनी है। अभी 2024 में तो बनी थी। उनका नाम क्या भैया? रितु बाहरी। तो उनका नाम है बेटा रितु बाहरी।
ऋतु बाहरी उनका नाम है। समझ में बात आ गई। ये सवाल पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उत्तराखंड में। मैंने बता दिया कि ये हम लोग जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा तैयार करेंगे करंट अफेयर्स स्पेशल उत्तराखंड। तो चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे एएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड में क्लर्क का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेनो का एग्ज़ाम हो, पीए का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, करंट तो वही रहेगा ना, नहीं रहेगा। और हर पेपर में आपको दो तीन सवाल देखने के लिए परमानेंट मिलेंगे। ठीक है। तुमने देखा होगा जब आप क्लर्क का पेपर देते हो तो लगभग 40 सवाल आते हैं उत्तराखंड के। क्या वो 40 के 40 सवाल जो होते हैं वो सब के सब ओल्ड सवाल होते हैं या उनमें से कुछ करंट के भी होते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया नहीं कि कम से कम 4-5 सवाल उस 40 सवालों में से आपको देखने के लिए मिलेंगे और 4-5 बहुत होते हैं। ठीक है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड नई फिल्म नीति 2024। उत्तराखंड नई फिल्म नीति 2024 उत्तराखंड नई फिल्म नीति 2024। एक्चुअल में क्या है कि उत्तराखंड के अंदर जो फिल्म नीति है ना उसमें कुछ जो है संशोधन करे हैं। ठीक है, कुछ बदलाव जो है किए गए हैं। तो ये 2024 में उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा फिल्मों के मामले में कुछ नए कानून आए हैं। ठीक है, नए प्रावधान आए हैं। इस प्रावधान में 2 बातें याद रखना, बाकी बातें तो बहुत सारी हैं। इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं, वही 2 बातें आपको नोट करनी है। देखिए, गढ़वाली कुमाऊनी कुमाऊनी तथा जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ाई गई। सब्सिडी 8 गुना बढ़ाई गई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो पहले सब्सिडी दी जा रही थी सरकार के द्वारा, अब उसे कितने गुना बढ़ा दिया। सब्सिडी क्या होता? सरकार के द्वारा दी गई राहत, बोलो सहायता। अब उसे कितना बढ़ा दिया है? पहले का 8 गुना। और ये भी कह रहे हैं, दूसरी बात ये याद रखना है, बस याद रखना सब्सिडी कितनी बढ़ा दी गई है फिल्मों के लिए। और 3 भाषाओं की फिल्में, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के लिए। 8वीं अनुसूची में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 2 गुना बढ़ाई गई।
सब्सिडी 2 गुना बढ़ाई गई। ठीक है, एक सवाल है, उसको भी ध्यान से देखना। कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर उत्तराखंड हरित उपकर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ग्रीन सेस लगाएगा। बहुत अच्छा सवाल बनेगा। कौन सा राज्य बाहर से आने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगा? किस राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो बाहर से आने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाएगा? ऐसा विचार है उनका। तो कौन से राज्य का विचार है ये? उत्तराखंड है। अभी मामला क्या है पहले आप सुनिए। मामला ये बेटा, बाहर से जो डीजल और पेट्रोल के वाहन जाते हैं, है ना, उनसे धुआं और तमाम पोल्यूशन होता है। तो सरकार ये चाहती है कि इन वाहनों पर हम क्या करें, हरित उपकर लगाते हैं। क्या लगा दें? तो जैसा आप गाड़ी लेके जाओगे टोल टैक्स मिलेगा ना, तो एक तो टोल प्लाजा वाले टोल टैक्स लेंगे, ऊपर से उत्तराखंड सरकार जो आपसे क्या मांग रही है, हरित उपकर मांग रही है, वो भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो वो देना पड़ेगा, अभी तो नहीं, आने वाले समय में। ठीक है, इसकी दर क्या है हरित उपकर की? हरित उपकर की दर, तो इसमें दरें बनाई गई हैं 20 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये लगेंगे। कुछ वाहनों से 40 रुपये लिए जाएंगे, कुछ वाहनों से 60 रुपये लिए जाएंगे, कुछ वाहनों से 80 रुपये भी वसूले जाएंगे। जैसे भारी वाहन है तो ट्रक वगैरह जो होते हैं, इस हिसाब से। और ये कौन से वाहनों पर ये लगेगा? डीजल व पेट्रोल के वाहन। क्या सीएनजी के वाहन पर हरित उपकर लगेगा? तो सीएनजी के वाहनों पर हरित उपकर नहीं लगाया जाएगा भाई, उनसे तो ना तो धुआं निकल लिया, बोलो, तो उनसे नहीं लिया जाएगा। जो डीजल पेट्रोल के वाहन है उनसे लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी कार पे 20 रुपए का लग गया हरित उपकर, और आप जो है डेली के आने जाने वाले हैं, तो 30 दिन में कितने रुपए जाएंगे? 600। और 3 महीने में? तो इन्होंने कहा है कि 3 माह के लिए, सुनो, 3 माह के लिए अगर कोई 3 माह का इकट्ठा बनवाना चाहे तो 3 माह के लिए वो 20 गुना देगा। कितना? जैसे तुम्हारी कार पे 20 रुपए लग रहा है, 3 महीने में 20 गुना आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। अब 20 रुपए का 20 गुना कितना हो गया? 400। और पैसे कितना हो रहा?
1800 हो रहा नहीं हो रहा? तो वो कह रहे हैं कि 3 महीने का इकट्ठा बनवाना चाहो तो इकट्ठा बनवा लो आप, ऐसा प्रावधान भी वो करेंगे। ठीक है। और अगर कोई 1 वर्ष का बनवाता है, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए बता रहे हैं 60 गुना। 60 गुना कैसा? मान लो 20 रुपये हैं आपके, तो 1 दिन के 20 रुपये हो गए, और रोजाना आएंगे तो 30 दिन में 600 हो गए, और 12 छंग 7200 हो गए। 7200 रुपये आपके खरीद उपकर के चले गए। और पूरा 1 साल का बनवाएंगे तो 60 गुना लगा दो 20 रुपये का, 1200, तो तुम्हें बचेंगे पैसे नहीं बचेंगे? बोलो। वो ऐसा भी प्रावधान कर सकते हैं। कुल मिला के एक सवाल आपको याद रखना है। सवाल यह है कि बेटा कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा राज्य ऐसा है जो बाहर से आने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाने का प्लान बना रहा है? उत्तराखंड। ठीक है। चलिए बाकी जो है